Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC SP, that is secretarial practice, and as you all know that we have completed 9 chapters, and after that we have started with the chapter number 10, that is dividend and interest, and in that also we have completed 5 parts. So as you can see here, right from part 1 to part 5 we have already completed, and in our today's video students we are going to talk about unpaid and unclaimed dividend. ओके सो इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको सिर्फ समझना है. ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग्स आप अपने ओन लैंग्वेज में खुद से सारी चीज़ों को लिख सकते हो, बट द ओनली कंडीशन पहले आपको समझना होगा. ये चैप्टर में अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अबाउट द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ओके, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो ये आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको चीज़ों को समझना है. एक बार आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट समझने के बाद में इजीली यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ऑलराइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अनपेड जो कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया वो पैसा, या फिर अनक्लेम डिविडेंड कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया बट उसको लेने के लिए शेयर होल्डर्स नहीं आया, मतलब शेयर होल्डर्स ने अपना डिविडेंड रिसीव नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड. ऑलराइट, चलो तो देखते हैं इसको वन बाय वन. सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है that is the dividend declared by company but has not been paid by it or claimed by a shareholder within 30 days of its declaration is termed as unpaid and unclaimed dividend. कंपनी ने डिक्लेयर किया, ये कंपनी ने पे करने के लिए बोला, बट शेयर होल्डर 30 डेज के अंदर उस डिविडेंड को रिसीव करने के लिए नहीं आया या रिसीव नहीं किया, तो इस केस में हम बोलते हैं अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड. ओके, सो ये केस में एक्चुअली में होगा क्या, अगर जब ये इस तरीके से होगा कि शेयर होल्डर्स ने अपना डिविडेंड रिसीव नहीं किया, तो क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमको सीखना है यहाँ पे. सो फॉलोइंग रूल्स गवर्न द अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड. तो रूल्स देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट आपको दिया हुआ है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, दैट मीन्स अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको से भेजना पड़ेगा, एक अकाउंट ओपन करना होगा उसके अंदर. दैट मीन्स द रिमेनिंग अमाउंट जो आपने अभी तक पे नहीं किया है या फिर जो क्लेम नहीं हुआ है अब तक बाय द शेयर होल्डर, दैट अमाउंट यू हैव टू डिपॉजिट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, दैट इज कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट. एक अकाउंट ओपन करना होगा, उस अकाउंट के अंदर वो पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा. अभी हमने सीखा कि 30 दिन तक क्या कोई रिसीव करने के लिए नहीं आता है, कंपनी विल वेट फॉर 30 डेज. 30 डेज के बाद में विद इन 7 डेज, 30 डेज जैसे फिनिश हुआ उस दिन से लेकर 7 दिन और उसके अंदर कंपनी को वो अमाउंट जितना भी पैसा होगा वो अमाउंट कंपनी को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा या डिपॉजिट करना पड़ेगा. ओके, तो उसी चीज़ को हमको यहाँ पे सीखना है. चलो, सो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड अनक्लेम्ड शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट. जो भी अमाउंट बचा होगा वो अमाउंट पूरा का पूरा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा. ओपन इन अ शेड्यूल बैंक बाय द कंपनी. कंपनी अकाउंट ओपन करेगा शेड्यूल बैंक में और उस अकाउंट के अंदर कंपनी विल डिपॉजिट द एंटायर अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड. ओके, पहला चीज. आगे देखते हैं. दिस ट्रांसफर शुड बी विद इन 7 डेज ऑफ द एंड ऑफ 30 डेज. जैसे ही 30 डेज खत्म हुआ, एंड हुआ, उस दिन से लेकर विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, within which payment was to be made. In other words, this transfer should happen within 37 days from the declaration of dividend. तो 30 days के अंदर कंपनी को अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट. ओके, थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको समझना होगा. कुछ भी डाउट होगा, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आप मुझसे पूछो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, चलो आगे देखते हैं. विद इन 19 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड. 37 डेज के अंदर आपको अमाउंट ट्रांसफर करना होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में. उसके बाद में विद इन 90 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट ऑन इट्स वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट एज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी साइट को अप्रूव किया होगा वहाँ पे कंपनी को बताना पड़ेगा कि सो एंड सो शेयर होल्डर्स है, उनका नाम ये है, इतना अमाउंट आपका अनरिसीव्ड है, मतलब आपने क्लेम नहीं किया है अभी तक उस अमाउंट को, सो यू कैन क्लेम एंड यू कैन टेक योर मनी. ओके, अ स्टेटमेंट विच शोज नेम्स, ऐसा स्टेटमेंट रखना पड़ेगा जो नाम बताए, लास्ट नोन एड्रेस, उस पर्सन का लास्ट नोन एड्रेस, एंड अनपेड अमाउंट पेएबल टू ईच शेयर होल्डर्स,
कितना अमाउंट अनपेड है, कितना अमाउंट रिसीव करने का बाकी है बाय द शेयर होल्डर, वो सारा डिटेल कंपनी को बताना पड़ेगा एक वेबसाइट के ऊपर, जो कि अप्रूव्ड होगा कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव किया होगा वहाँ से। ओके, वेरी सिंपल। चलो आगे देखते हैं। एनी क्लेमेंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी क्लेम्ड। कोई भी पर्सन, मतलब वो क्लेमेंट जिसने अपना अभी तक के पैसा नहीं लिया था, वो अप्लाई कर सकता है कंपनी के पास जाकर कि ये जो अमाउंट है मेरा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ये मेरा अमाउंट है, तो मुझे वो पैसा मेरा दे दो। तो कोई भी क्लेम कर सकता है, और जो क्लेम करेगा उसको हम बोलते हैं क्लेमेंट। ओके, चलो ई देखते हैं। एनी अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी विच रिमेन्स अनपेड अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल तक के अगर कोई भी उस पैसे को लेने के लिए नहीं आता है, कोई भी क्लेमेंट अगर नहीं आता है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो वो पैसा 7 साल तक की कंपनी वेट करेगी, एंड 7 साल वेट करने के बाद में कंपनी विल ट्रांसफर दैट मनी इन IEPF, दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, या इस अकाउंट में कंपनी उस फंड को ट्रांसफर कर देगी। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। द क्लेमेंट ऑफ मनी विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। अब जो क्लेमेंट होगा उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा अगर उसको उसका पैसा चाहिए तो, एंड सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू गेट क्लेम, और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा टू गेट द क्लेम फ्रॉम IEPF अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विच गिव्स डिटेल ऑफ सच ट्रांसफर। एक फॉर्म मिलेगा उस पर्सन को, उस क्लेमेंट को, जो उस फॉर्म को फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके तब जाके उसको सबमिट करना पड़ेगा, एंड देन उसका जो पैसा होगा IEPF फंड में वो उसको रिसीव कर सकता है। ओके, तो ये था IEPF। देख लेते क्या है, ये आपको लिखना नहीं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। IEPF हैज़ बीन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 2001 को सेटअप हुआ। एग्जाम्पल ऑफ सम अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू IEPF आर मेच्योर डिपॉजिट विद कंपनीज, जो मेच्योर हो चुकी है अब तक के, बट किसी ने उस पैसे को रिसीव करने के लिए नहीं आया है। मेच्योर डिबेंचर विद कंपनीज एक्सेट्रा। मेच्योर डिपॉजिट यानी डिबेंचर्स का पैसा भी मेच्योर हो चुका है, अब कंपनी को पे करना है, बट वो क्लेमेंट लेने के लिए नहीं आया है, तो ये केस में कंपनी IEPF में उस पैसे को ट्रांसफर कर देगी। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल ये एक आपका अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड का एक क्वेश्चन है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट स्टूडेंट्स। कुछ भी डाउट होगा, एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।